नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं खालिस्तान की मांग किस प्रकार से उठती है और खालिस्तान का ये जो झगड़ा चला था, ऑपरेशन ब्लू स्टार की जो घटना हुई थी, इसके बारे में अपन समझेंगे। पूरा सीक्वेंस में अपन समझने वाले हैं। शायद 15-20 मिनट का यह वीडियो होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सिख धर्म की। तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। किसने की थी? गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। और सिख धर्म के दो गुरु हुए हैं, एक तो चौथे गुरु और एक पांचवें गुरु। चौथे गुरु का नाम था रामदास और पांचवें गुरु का नाम था अर्जन देव। तो रामदास ने अमृतसर शहर को बसाया था और अर्जन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। स्वर्ण मंदिर नहीं बल्कि हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था। उसे गोल्डन टेम्पल तो बाद में बोला जाने लगा, जब उस पर महाराजा रणजीत सिंह ने सोने की परत चढ़ाई थी। उसके बाद में इसको गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाने लगता है। और महाराजा रणजीत सिंह कौन है? तो महाराजा रणजीत सिंह जो कि सिख साम्राज्य की स्थापना करते हैं वर्ष 1799 में। तो वह व्यक्ति कौन है? महाराजा रणजीत सिंह है, जिन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की और अपनी जो राजधानी है वो लाहौर को बनाए थे उन्होंने। 1799 की यह बात है। फिर अपन बात करते हैं 1920 की। ये हो गई सिख धर्म से रिलेटेड बातें। अब बात करते हैं अपन राजनीतिक पार्टी की, जो कि शिरोमणि अकाली दल नाम से बनाई गई थी। शिरोमणि अकाली दल ये जो राजनीतिक पार्टी है ये पंजाब क्षेत्र में ही ज्यादा प्रसिद्ध थी और पंजाब की ही यह पार्टी थी, लोकल पार्टी वहां की हुआ करती थी। तो 1920 में इस पार्टी का निर्माण किया जाता है, इस पार्टी को बनाया जाता है। और इसी पार्टी का एक नेता था तारा सिंह नाम का, जिसने पहली बार खालिस्तान की मांग की थी। कब की थी? वर्ष 1929 में। वर्ष 1929 में तारा सिंह नाम के एक व्यक्ति ने पहली बार खालिस्तान की मांग की थी और यहीं से खालिस्तान की जड़ें तैयार होना शुरू होती है और खालिस्तान की डिमांड चलती रहती है। खालिस्तान की मांग रखते हैं लोग। और बात करें अपन 1947 की, तो 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था। हमारा देश आजाद हो गया था और दो टुकड़ों में बांट भी दिया गया था। एक तरफ मुस्लिम लोग जो पाकिस्तान की मांग रख रहे थे और दूसरे हमारे लोग जो कि पूरे पाकिस्तान को टुकड़े नहीं होने देना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी टुकड़े होते हैं। भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया जाता है, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरा भारत। और इन्हीं दोनों राज्य की वजह से जब बॉर्डर खींचा जाता है या फिर कहें पाकिस्तान और भारत का जो विभाजन होता है, इसी बीच सिख साम्राज्य का भी विभाजन हो जाता है। आधे सिख पाकिस्तान में थे। सिख साम्राज्य की राजधानी जो लाहौर बनाई गई थी वो राजधानी भी पाकिस्तान में चली गई और आधा जो सिख लोग थे वो हमारे भारत में आ गए। इस तरीके से सिख साम्राज्य भी दो टुकड़े में बंट जाता है। इन लोगों को काफी ठेस पहुंचती है इस बात से कि हमारे विभाजन कर दिया गया है और काफी खून खराबा भी उस समय हुआ था, जिसकी वजह से भी इनको काफी ठेस पहुंचती है। अब बात करते हैं अपन 1947 के बाद की। तो 1947 के बाद अकाली दल जो राजनीतिक पार्टी थी वो 1929 से मांग रख रही थी खालिस्तान की। 1947 में देश आजाद हो जाता है, 50 में संविधान लागू हो जाता है, लेकिन अकाली दल फिर भी स्वायत्तता की मांग करती रही। अकाली दल चाहता था, अकाली दल जो राजनीतिक पार्टी थी उस वे लोग चाहते थे कि कैसे भी करके हमें स्वायत्तता मिले, हमें एक अलग अधिकार मिले, स्पेशल अधिकार मिले, सिख मेजोरिटी स्टेट मिले। ऐसी डिमांड अकाली दल के नेता करते रहे थे। वो चाहते थे कि धर्म के आधार पर हमें राज्य दिया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। 1956 में एक रिपोर्ट आती है राज्य पुनर्गठन आयोग की और इसी रिपोर्ट में पता चलता है, इसी रिपोर्ट ने सिख मेजोरिटी स्टेट की जो मांग थी उसको नकार दिया और उन्होंने एक पेप्सू बना दिया था। उस समय उन्होंने एक पेप्सू बना दिया था। पेप्सू मतलब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो यह पेप्सू नाम से बना दिया गया। और इस समय जब 1956 में पेप्सू को बनाया गया था तो इस पेप्सू में 3 राज्य आया करते थे। 3 राज्य कौन कौन से थे? तो वो 3 राज्य थे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इस पेप्सू में आया करते थे। 1956 के समय की बात बता रहा हूं। फिर क्या होता है? फिर 1966 में शाह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, शाह कमीशन की सिफारिश के आधार पर पंजाब से हरियाणा को अलग कर दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश को पहले ही अलग कर दिया गया था। तो पंजाब को हरियाणा से अलग कर दिया जाता है, 2 राज्य बना दिए जाते हैं, एक तरफ पंजाब और दूसरी तरफ हरियाणा।
अब फिर भी ये लोग, सिख जो लोग थे वो नहीं माने, अकाली दल नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि हरियाणा का जो बॉर्डर था उस पर कुछ गांव ऐसे थे जो पंजाबी भाषा बोलते थे। भाषाई आधार पर इनको राज्य दिया गया था, न कि सिख मेजोरिटी स्टेट धर्म के आधार पर इनको राज्य नहीं दिया गया था। इनको जो राज्य दिया गया था वो दिया गया था भाषा के आधार पर। तो इन्होंने भाषा के आधार पर डिमांड रखी थी 1956 के बाद। तब जाकर के इनकी जो मांग थी उसको स्वीकार किया गया और इन्हें भाषा के आधार पर अलग राज्य दिया गया। फिर भी ये नहीं रुके। फिर भी एक जगजीत सिंह चौहान नाम का एक व्यक्ति था जो 70 के दशक में विदेशों में घूम रहा था, और विदेशों में जो उनके लोग रह रहे थे, उन्होंने एक डायस्पोरा चलाया था। उनके जो सिख धर्म के जितने भी लोग पूरी दुनिया में रह रहे थे, तो उनके पास में जगजीत सिंह चौहान जा रहे थे और उनको एक अलग से खालिस्तान की मांग के लिए प्रेरित कर रहे थे। उनको उकसा रहे थे कि आप भी खालिस्तान की मांग कीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स में तो जगजीत सिंह चौहान जैसे ने व्यक्तियों ने ऐसा भी छपवा दिया था कि खालिस्तान एक अलग राज्य है, और उसकी करेंसी भी चलवा दी थी। तो ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार में भी इन्होंने छपवा दिया था और खालिस्तान की अलग मांग कर रहे थे। लेकिन ध्यान रखना, अकाली दल स्वायत्तता की मांग कर रही है, और ये बीच बीच में जो पंचायती करने के लिए जो लोग आ रहे थे वो सारे के सारे क्या करना चाह रहे थे? वो लोग खालिस्तान राज्य चाहते थे। अकाली दल हमेशा से स्वायत्तता की मांग करती रही जब से देश आजाद हुआ था। फिर बात करते हैं आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन की। इस आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन में क्या खास बातें थी, ये अपन जानते हैं। यह एक प्रस्ताव था, अकाली दल इसको पास करवाना चाहती थी। 1973 में यह जो रिजोल्यूशन है वो तैयार किया जाता है। चंडीगढ़ को पूरी तरह से, इस के अंदर क्या क्या बातें लिखी थी वो अपन देखते हैं कि चंडीगढ़ जो राज्य है, चंडीगढ़ जो राजधानी बनाई गई थी पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी बना दी गई थी। तो अकाली दल के जो नेता थे वो चाहते थे इस रिजोल्यूशन के, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के आधार पर उन्होंने कहा सरकार से कि हमें चंडीगढ़ दे दिया जाए, पंजाब को दे दिया जाए चंडीगढ़। तो ऐसी मांग अकाली दल की थी। दूसरी बात, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर, हरियाणा का जो बॉर्डर है, हरियाणा और पंजाब का, उस बॉर्डर पर जितने भी पंजाबी भाषी गांव हैं वो सारे के सारे किनको दे दिए जाएं? पंजाब को दे दिए जाएं। वो लोग चाहते थे कि सारे के सारे पंजाबी भाषी गांव हमको दे दिए जाएं, और उनकी डिमांड यह थी कि हमें अधिकार और ज्यादा दिए जाएं। जैसे कि उस समय जो बांटे गए थे अधिकारों को कि भाई आधे राज्य के पास अधिकार होंगे और आधे भारत सरकार के पास होंगे, इस तरीके से बांटे गए थे। तो ये जो सिख लोग थे वो कह रहे थे कि आप केवल संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, करेंसी, ये सब जो मोटे मोटे मुद्दे हैं वो अधिकार अपने पास रख लीजिए, बाकी सारे अधिकार पंजाब को दे दिए जाएं। तो इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की। तो इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, राज्यों को अधिक अधिकार देने की बात कही इसी आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन में। और इन्होंने कहा कि एक उस समय कोटा हुआ करता था आर्मी का, तो उसको हटाया जाए और आर्मी में सिख लोगों को ज्यादा से ज्यादा भर्ती किया जाए। यह उनकी एक डिमांड थी। और वो चाहते थे कि ऑल इंडिया गुरुद्वारा कमेटी की स्थापना हो। तो यह भी एक उन्होंने डिमांड रखी थी कि ऑल इंडिया गुरुद्वारा कमेटी का निर्माण किया जाए, जो कि पूरे भारत में जितने भी गुरुद्वारे होंगे उन सबको एक क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। तो ऐसा ये इन्होंने डिमांड रखी थी। तो इन डिमांडों को नहीं माना गया, इन डिमांडों को नहीं माना गया। इंदिरा गांधी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 1973 की यह मांग थी और इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। 75 से 77 के बीच में इमरजेंसी लगा दी जाती है, और 77 के बाद इमरजेंसी जब हटती है तो वहां पर चुनाव होते हैं पंजाब में। वही राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? राजनीतिक पार्टी थी अकाली दल, लोकल पार्टी थी। सिख लोगों का बहुत ज्यादा, वो सिख वहां पर रह रहे थे, सिख मेजोरिटी स्टेट तो वो पहले से था। तो इसलिए वहां पर अकाली दल की बहुत ही अच्छी जीत होती है। उनको 58 सीटें उस समय मिली थी, और उनकी इस जीत की वजह से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस को ऐसा लगा कि हम कभी भी पंजाब में नहीं जीत सकते, ऐसा उनको लग रहा था कांग्रेस को। तो कांग्रेस के दो नेता हुए। कांग्रेस के नेता कौन थे? राजीव गांधी, और उनका साथ दे रहे थे ज्ञानी जेल सिंह, जो कि पंजाब के पहले सीएम रह चुके थे। इन्होंने
एक ऐसे व्यक्ति की को खोजने की कोशिश की। इन लोगों ने एक ऐसे आदमी को खोजने की कोशिश की जो इन अकाली दल के पास में जो सिख लोग एकत्र हो रखे हैं, सबका एक ही मानना है कि हमें आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास करवाना है, तो ये लोग सब एकत्र हो रखे थे। मतलब उनका उनमें एकता थी सिख धर्म में। तो कांग्रेस के जो व्यक्ति थे वो क्या चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि कैसे भी करके इनको तोड़ा जाए, इनके टुकड़े किया जाए, इनके बीच में झगड़ा करवाया जाए। वो चाह रहे थे उनके वोट बैंक जो थे उसका टुकड़ा किया जाए। तो उनको एक व्यक्ति मिलता है जरनैल सिंह भिंडरावाले। जरनैल सिंह भिंडरावाला जो बातें बोलता था वो काफी अट्रैक्टिव बोलता था, और इनकी बातों को लोग मानते भी थे, सिख धर्म के लोग मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि ये दमदमी टकसाल से सिख धर्म की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। अब ये दमदमी टकसाल क्या होती है? तो दमदमी टकसाल एक स्थल है अमृतसर में जहां पर सिख धर्म की शिक्षा दी जाती है। जहां पर सिख धर्म की शिक्षा दी जाती है, बहुत अच्छे तरीके से उनको शिक्षा दी जाती है दमदमी टकसाल में। तो जरनैल सिंह भिंडरावाले वहां पर स्टूडेंट रह चुके थे, वहां से सिख धर्म की काफी अच्छी शिक्षा ले रखी थी उन्होंने। एक तरीके से बोले तो वो भी गुरु के रूप में ही माने जा सकते हैं। सिख धर्म का काफी ज्यादा उनको नॉलेज हुआ करता था। फिर क्या होता है? फिर यह जो जर्नैल सिंह भिंडरावाले हैं, इनको राजीव गांधी और ज्ञानी जेल सिंह ने ही तैयार किया था। राजीव गांधी और ज्ञानी जेल सिंह ने ही इसी जर्नैल सिंह भिंडरावाले को सपोर्ट किया, और आगे चल करके यही जर्नैल सिंह भिंडरावाले खालिस्तान की मांग करने लग जाता है। कांग्रेस यह सहन नहीं कर पाती है। तो यह जो घटना है वो जर्नैल सिंह भिंडरावाले को उकसाने के लिए किसने? राजीव गांधी ने और ज्ञानी जेल सिंह ने। और 1977 की बात बताएं तो 1977 में ये जो व्यक्ति था जिसकी अपन बात कर रहे हैं, जरनैल सिंह भिंडरावाले, तो 1977 में यह दमदमी टकसाल का अध्यक्ष भी चुना गया था। मतलब जिस जहां शिक्षा की यानी कि सिख धर्म की अच्छी शिक्षा दी जाती है, वहां पर यह व्यक्ति क्या बन बैठता है? वहां का अध्यक्ष बन बैठता है। मतलब इसको काफी ज्यादा ज्ञान हुआ करता था, तभी जाकर के यह दमदमी टकसाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है 1977 में। अब अपन बात करते हैं कि 1980 की बात करते हैं। तो 1980 में चुनाव होते हैं। जनता पार्टी की सरकार जो थी वो हार गई, कांग्रेस की फिर से सरकार बन गई, और कांग्रेस ने पंजाब में जो मुख्यमंत्री बनाया था, वो मुख्यमंत्री कौन था? तो पंजाब में जो मुख्यमंत्री बनाया उसका नाम था दरबारा सिंह। अब दरबारा सिंह जो मुख्यमंत्री बना, कांग्रेस की तरफ से बना था। जरनैल सिंह भिंडरावाले को पहले से ही राजीव गांधी और ज्ञानी जेल सिंह सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इनकी पर्सनल कोई लड़ाई थी, इनके बीच में पहले से कुछ गड़बड़ी थी। दरबारा सिंह और भिंडरावाले के अंदर पहले से थोड़ा सा झगड़ा था। अब बात करते हैं कुछ हत्याओं की। तो निरंकारी सिख क्या होते हैं? निरंकारी सिख और ऑर्थोडॉक्स सिख की बात कर लेते हैं अपन, है ना। ऑर्थोडॉक्स सिख जो कि होते हैं, निरंकारी सिख जीवित गुरु चाहते थे, बल्कि ऑर्थोडॉक्स सिख थे वो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात कही थी। 10वें गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने कहा था कि आज के बाद मेरे बाद में कोई भी गुरु नहीं बनेगा, और मेरे बाद में अगर कोई गुरु नहीं बनेगा, जो भी गुरु ग्रंथ साहिब है उसी को गुरु माना जाएगा। तो यह बात गुरु गोविंद सिंह ने कही थी कि मेरे बाद में कोई भी गुरु नहीं बनेगा, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान करके इसी की बातों को माना जाएगा। ऐसी बात 10वें गुरु गोविंद सिंह ने कही थी। और इस बात को जो फॉलो करते थे सिख लोग, वो लोग तो ऑर्थोडॉक्स सिख कहलाए, और बाकी जो थे वो निरंकारी सिख कहलाए, जो लोग जीवित गुरु चाहते थे। गोविंद सिंह की बात को नहीं मानते थे, वो जीवित गुरु चाहते थे, तो उनको निरंकारी सिख कहा गया, जिन्होंने जीवित गुरु की मांग की थी। अब एक व्यक्ति था जिसका हत्या कर दी जाती है, बाबा गुरबचन सिंह। यह एक निरंकारी सिख ही था, यह एक निरंकारी सिख ही था। और भिंडरावाले कुछ ऐसी अपनी प्रवृत्ति, मतलब कहें तो उनका जो व्यवहार था, आतंकवादी व्यवहार उनका नजर आ रहा था सरकार के सामने। इसलिए बाबा गुरबचन सिंह की हत्या का जो इल्जाम था वो किस पे लगाया गया? वो जरनैल सिंह भिंडरावाले पे लगाया गया। यह सही है या गलत है, इस बात पर अपन निर्णय नहीं लेंगे, लेकिन यह जो इल्जाम है वो किस पे लगाया गया? जरनैल सिंह भिंडरावाले पे लगाया गया। और उसी समय जनगणना होने वाली थी। अब बात देखिए, उस समय जनगणना होने वाली थी, और लाला जगत नारायण पंजाब केसरी के संस्थापक जो कहे जाते हैं,
पंजाब केसरी के एडिटर और मालिक कहे जाने वाले लाला जगत नारायण अपने ही अखबार में एक ऐसी न्यूज छपवाते हैं। उन्होंने एक लेख लिखा और उस लेख में उन्होंने बताया कि जनगणना होने वाली है और उसमें जिसकी जो मातृभाषा है वो वही बताएगा। जैसे कि सिख लोग हैं, उनकी अगर मातृभाषा पंजाबी है तो वो पंजाबी बताएंगे, हरियाणा वाले अपनी बताएंगे। मतलब कि जो व्यक्ति रह रहा है जिसकी अपनी खुद की मातृभाषा है वही बताएगा, किसी के प्रभाव में नहीं आएगा, किसी के कहने पर, किसी के दबाव में आकर के उल्टा सीधा जवाब नहीं देगा। जनगणना होने वाली है, तो ऐसी बातें उन्होंने लिखी थी अपने लेख में। तो जगत नारायण की इन बातों से भिंडरा वाले और भिंडरा वाले के जो अनुयायी हुआ करते थे उनको काफी झटका लगता है, क्योंकि जगत नारायण ने ऐसा लेख लिख दिया जिसकी अगर बात मानी जाए तो सही बात थी। सभी लोग अपनी अपनी मातृभाषा को ही अपनी भाषा बताएंगे। तो इसलिए वहां पर खालिस्तान की जो मांग थी सिख जरनैल सिंह भिंडरावाले की, वहां पर चोट लगती है एक अच्छे तरीके से। उनके मतलब के बीच में थोड़ा सा होता है, झगड़ा सा होता है। झगड़ा करवाने की बात लाला जगत नारायण ने कर दी थी। बात तो सही की थी कि भाई जिनकी जो भाषा है वो वही बताएगा, लेकिन फिर भी जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके अनुयायी नाराज हो जाते हैं और लाला जगत नारायण की हत्या कर दी जाती है। इल्जाम किस पे लगा? भिंडरावाले पे लगा, क्योंकि भिंडरावाले की प्रवृत्ति, भिंडरावाले का जो व्यवहार था उससे पहले से ही लग रहा था कि यह व्यक्ति कुछ ना कुछ आतंकवादी प्रवृत्ति कर रहा है, और इसके जो अनुयायी थे वो कटार बंदूक लेकर के घूमते थे, इसलिए ऐसा लग रहा था। तो धर्म युद्ध मोर्चा चलाया जाता है 1982 में। फिर 1982 में धर्म युद्ध मोर्चा चलाया जाता है। किसके द्वारा चलाया जाता है? तो यह चलाया जाता है जरनैल सिंह भिंडरावाले और अकाली दल के उस समय नेता हुआ करते थे हरचंद सिंह लोंगवाल। अकाली दल और जरनैल सिंह भिंडरावाले दोनों मिलकर के क्या चलाते हैं? एक चलाते हैं कि भाई धर्म युद्ध मोर्चा चलाते हैं, जिसमें आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को वो पास करवाने की बात करते हैं। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन वही जो अपन ने बात की थी, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई थी, है ना, अधिकारों की मांग की गई थी, और आर्मी को स्पेशल कोटा था उसको हटाने की मांग की गई थी। पंजाबी भाषी गांव जो हैं वो सारे के सारे हर पंजाब को दे दिए जाएं, हरियाणा के बॉर्डर पर जो भी हैं, और चंडीगढ़ जो राजधानी बनाई गई है वो पंजाब को सौंप दी जाए। तो ऐसी डिमांडें उन्होंने रखी थी, उसी को पास करवाने के लिए इन्होंने धर्म युद्ध मोर्चा चलाया। अकाली दल का ने यह जो रिजोल्यूशन है वह पास करवाने की हमेशा से कोशिश करती रही 1973 से, और 82 के आते 1982 के समय 1982 के समय में यह क्या करते हैं, एक तरीके से इसको पास करवाने के लिए धर्म युद्ध मोर्चा चलाते हैं। नवंबर 1982 में भारत में एशियन गेम्स होने वाले थे, तो सिख लोग चाह रहे थे कि दिल्ली में जाकर के हम आंदोलन करें, इस रिजोल्यूशन को पास करवाने के लिए अपन दिल्ली चले। तो उन्होंने कोशिश की दिल्ली जाने की, लेकिन रास्ते में बाद में गवर्नमेंट ने पुलिस लगा दी, आर्मी लगा दी, और उनकी जब पुलिस लगा करके उनकी जांच करना शुरू कर दी। जितने भी सिख लोग हरियाणा पंजाब हरियाणा बॉर्डर से निकल करके जा रहे थे उन सब की जांच करना शुरू कर दी। उनमें बहुत से नेता रहे, उनमें बहुत से बड़े बड़े अधिकारी भी रहे थे, सरकारी कर्मचारियों को भी तो जांच करके ही आगे भेजा गया। तो यह ऐसी कुछ घटना वहां पे चलती है। तो फिर बाद में डीआईजी एएस एटवाल की हत्या कर दी गई 1983 में। इसका इल्जाम भी किस पर लगा? जरनैल सिंह भिंडरावाले पे लगा दिया गया। हरमिंदर साहब की सीढ़ियों पर इनकी जो हत्या की गई थी, 2 घंटे तक कोई पुलिस वाला भी उनको उठाने के लिए नहीं आ सका, क्योंकि सिख धर्म का जो प्रमुख स्थल है, पवित्र जो स्थल है, वहां पर इसकी हत्या की गई, और वहां से कोई उठाने के लिए भी उनको नहीं आया, उसके शव को उठाने के लिए भी कोई नहीं आया। फिर अक्टूबर 1983 की बात करें तो एक बस में 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। एक बस में 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। तो यह इल्जाम भी जरनैल सिंह भिंडरावाले के ऊपर ही जा रहा था, नजर सीधी जरनैल सिंह भिंडरावाले पर ही जा रही थी। 19 दिसंबर 1983 की बात करते हैं, तो अकाल तख्त पर भिंडरावाले ने कब्जा कर लिया। ये अकाल तख्त क्या होता है? अकाल तख्त पंजाबी धर्म में, जो पंजाब सिख धर्म में जो उनके जो गुरु होते हैं उनके बैठने का एक पवित्र स्थल होता है। तो वहां पर भिंडरावाले ने अपना अधिकार जमा लिया। मतलब अधिकार जमाने का मतलब ये नहीं है कि वो जाकर के कब्जा कर लिया, नहीं, उन्होंने
सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से गए थे। सिख धर्म को कोई ठेस नहीं पहुंची थी। सिख धर्म के जो लोग थे वो खुद चाहते थे कि अकाल तख्त पर बैठे और इस पद पर जाकर के जरनैल सिंह भिंडरावाले बैठ जाते हैं। और यहाँ बैठने के बाद झगड़ा स्टार्ट होता है, क्योंकि अकाल तख्त पर बैठने के बाद में जरनैल सिंह भिंडरावाले जो स्वर्ण मंदिर में है पूरी आतंकवादी प्रवृत्ति चलाने लग जाता है, गोला बारूद वहां पर रखने लग जाता है। और वह कुछ अलग ही बड़ी तैयारी कर रहा था इससे पहले कि वहां पर कुछ घटना होती। तो वहां पर क्या चला दिया गया, 1 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार की जो है वो शुरू कर दी जाती है, घटना को अंजाम देने का तैयार कर लिया जाता है। तो 1 जून 1984 से लेकर के 8 जून 1984 के बीच में यह जो घटना हुई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार, यह आर्मी के द्वारा चलाई गई थी। क्योंकि अंदर जो लोग थे वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, वो लोग वेल ट्रेंड थे, अच्छे तरीके से सीखे हुए थे, और उनको जो सपोर्ट करने वाला व्यक्ति था वो भी एक आर्मी का ही व्यक्ति था। तो उस व्यक्ति ने, जिसका नाम था मेजर साहेब सिंह, मेजर साहेब सिंह उस व्यक्ति का नाम था, जो कि आर्मी में रह चुका था अधिकारी के पोस्ट पर। वह व्यक्ति उनको सपोर्ट कर रहा था, उनको ट्रेनिंग दी गई थी अच्छे तरीके से। अब वो स्वर्ण मंदिर में घुस तो गए, स्वर्ण मंदिर के अंदर रह तो रहे थे, लेकिन उनको निकाले कौन। और उस समय 1 जून की बात कर रहे हैं अपन, 1 जून 1984 की। 3 जून को वहां पर मेला बढ़ने वाला था, या फिर कहें 3 जून को वहां पर जो गुरु अर्जन देव है उनका जो जन्म हुआ था, या फिर कहें गुरु अर्जन देव का जो शहीदी दिवस था, गुरु अर्जन देव का शहीदी दिवस 3 जून को आता है। तो उस समय वहां पर भीड़ भाड़ भी खूब ज्यादा ही थी, भीड़ भाड़ भी कुछ ज्यादा ही थी। तो यह जो घटना है वो वहां पर इसी समय इसको अंजाम देने का कार्य जो है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत किया जाता है। लेकिन यह यहाँ पर एक गलती सबसे बड़ी कर दी गई आर्मी के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा। गलती क्या कर दी गई, 3 जून 1984 की बात है। 3 जून 1984 को गुरु अर्जन देव का शहीदी दिवस है और इस समय भीड़ भाड़ लगी हुई है। क्या ये 1 महीने पहले नहीं कर सकते थे क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार की घटना को? क्या ये 1 महीने बाद नहीं कर सकते थे क्या? मतलब दिसंबर से अकाल तख्त पर कब्जा किए हुए बैठा था जर्नैल सिंह भिंडरावाले, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई भी काम नहीं किया। गवर्नमेंट ने 3 जून के आसपास जाकर के इसको अंजाम दिया। यह बहुत बड़ी गलती थी उनकी। वो या तो थोड़े समय के लिए रुक जाते, क्योंकि सडनली तो वो कोई बम धमाका करने वाले थे नहीं। तो 1 जून से लेकर के 8 जून के बीच में यह घटना चलती है। इसको एक कोड दिया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो नाम दिया गया है वो आर्मी के द्वारा दिया गया है, और आर्मी के द्वारा यह घटने का अंजाम दिया जाता है। और इस घटना के होने के बाद, उस घटना पर हुई तो वहां पर बहुत सारे हथियार बारूद मिले, और इसके बाद में सिख धर्म को भी काफी ठेस पहुंची। क्यों पहुंची? क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय राजनीति में थी, और इंदिरा गांधी ने ही यह सब सिस्टम किया था ऑपरेशन ब्लू स्टार की घटना के लिए। और वहां पर मेला भर रहा था, वहां पर शहीदी दिवस था, तो उस समय भीड़ थी, तो सिख धर्म को काफी ठेस पहुंचती है, उस मंदिर को भी काफी चोट पहुंचती है। उसको बाद में ठीक करवाया भी जाता है। तो वहां पर टैंक वगैरह लगा दिए जाते हैं आर्मी के, और वहां पर झगड़ा चलता है। इस झगड़े में बहुत से लोग तो मारे गए थे जो अंदर आतंकवादी थे। और बताया जा रहा है कि जर्नैल सिंह भिंडरावाले पाकिस्तान से भी आतंकवादियों को बुलवा लिया था। तो वहां पर यह घटना चलती है। घटना को अंजाम दिया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार इसको नाम दिया गया। इसके अंदर रिजल्ट यह निकला कि सारे के सारे आतंकवादी मारे गए और कुछ को पकड़ लिया गया, और वहां पर जर्नैल सिंह भिंडरावाले की भी मौत हो जाती है। पाकिस्तान वाले तो बोल रहे हैं कि हमारे पास पहुंच गया है जर्नैल सिंह भिंडरावाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जर्नैल सिंह भिंडरावाले भी यहाँ पे मारा गया था। फिर बात करते हैं 13 अक्टूबर 1984 को। इंदिरा गांधी ने ये सारी घटना को, ये जो विवाद था, खड़ा किया था। क्यों? क्योंकि धार्मिक स्थल था, वहां पर ऐसा ऐसा इंजाम देना गलत बात थी। तो उन्हें, इंदिरा गांधी ने सबसे बड़ी गलती तो यह कर दी। दूसरी गलती उन्होंने यह कर दी कि वहां पर जब मेला भर रहा था उसी समय यह घटने, इस ऑपरेशन ब्लू स्टार को चलाना जरूरी थोड़े ना था। तो ये ऐसे कुछ निर्णय होते हैं जो इंदिरा गांधी ने गलत लिए थे, और सिख धर्म को काफी ठेस पहुंचती है। तो सिख धर्म के लोगों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे वो सिख धर्म के ही थे, और उन लोगों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। और फिर 13 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। 13 अक्टूबर 1984। फिर 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट में बम धमाका किया गया था, जिसमें जो मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल कनाडा में एक स्थल है, वहां से लेकर के दिल्ली की फ्लाइट थी,
उस फ्लाइट में बम धमाका कर दिया गया था। और आपको पता है कनाडा में तो पंजाबी लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो 1985 में मॉन्ट्रियल से दिल्ली आने वाली फ्लाइट, उसमें धमाका कर दिया जाता है। एयर इंडिया की फ्लाइट थी और इसमें ज़्यादातर लोग इंडियन ही हुआ करते थे। तो यहाँ पर 1985 में यह इंजाम दिया जाता है। फिर 1985 में हरचंद सिंह लोंगवाल की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जब ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया था, इससे पहले ही इंदिरा गांधी ने इस रेजोल्यूशन को मान लिया था, रेजोल्यूशन की मांग को स्वीकार कर लिया था, कुछ अधिकार उनको देने की कोशिश की थी इंदिरा गांधी ने। तो यहाँ पर हरचंद सिंह लोंगवाल खुश हो गया था। राजनीतिक पार्टी तो स्वायत्तता ही मांग रही थी, लेकिन यहाँ पर जर्नैल सिंह भिंडरावाले को ही चाहिए था पूरा खालिस्तान, अलग से देश चाहिए था उसको, अलग से राज्य चाहिए था। इसलिए हरचंद सिंह लोंगवाल की भी हत्या कर दी गई 1984 में। खुद तो मर गया है जर्नैल सिंह भिंडरावाले, लेकिन जर्नैल सिंह भिंडरावाले के मरने के बाद उसके जो अनुयायी लोग थे वो इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। 1984 के अंदर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। 85 में एयर इंडिया की फ्लाइट में बम धमाका कर दिया गया जो कि कनाडा से दिल्ली आने वाली थी। 1985 के अंदर हरचंद सिंह लोंगवाल की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, 1986 की बात करें तो जनरल एएस वैद्य की हत्या कर दी गई। और फिर बात करें अपन कि 31 अक्टूबर 1984 की, तो 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या की गई थी इंदिरा गांधी की। ठीक है, तो ये सब घटनाएं होती है। और फिर उसके बाद में ब्लैक थंडर चलाया जाता है, क्योंकि सिख जो अनुयायी थे वो फिर भी आतंकवादी प्रवृत्ति के थे, आतंकवादी व्यवहार कर रहे थे, इसलिए ब्लैक थंडर नाम से ऑपरेशन चलाए जाते हैं। 2 ऑपरेशन चलाए गए, उनके तहत जो गाँव में छुपे थे या फिर कहीं पर भी सिख लोग जो आतंकवादी थे उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। तो यह चलाया गया था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। और इंदिरा गांधी की जब हत्या की गई थी, ठीक है, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में क्या होता है, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में एनएसजी कमांडोज बनाए जाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना की जाती है। क्योंकि जो लोग इंदिरा गांधी की हत्या किए थे वो पर्सनल बॉडीगार्ड हुआ करते थे, फिर भी उन्होंने हत्या कर दी। इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक एनएसजी की स्थापना की, जो कि अंदर आंतरिक मामलों में जो आतंकवादी प्रवृत्तियां होती है उनको संभालने का काम करती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और दिल्ली के जो 2 नेता थे, एक तो थे सज्जन कुमार और थे जगदीश टाइटलर ने वहां पर फिर बाद में दंगे छिड़वा दिए थे। वहां पर दंगे छिड़वा दिए थे दिल्ली के अंदर। वहां पर हिंदू मुस्लिम के दंगे शुरू हो गए थे इस वजह से, क्योंकि हिंदू जो लोग थे, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो हिंदू लोग क्या समझने लग गए, हिंदू लोग ऐसा समझने लग गए कि ये सिख लोग तो आतंकवादी है, और जहां पर भी सिख दिखते उनको लड़ाई झगड़ा खून खराबा चलने लगता है। तो ये था कुछ घटना। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 में चलाया गया, और दूसरा ब्लैक थंडर जो चलाया गया वो चलाया गया 1988 में। तो ये थी वो घटना जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानी जाती है, जिसके बारे में आज अपन ने काफ़ी बातचीत की है। अगर कुछ समझ में आया हो तो बढ़िया बात है, नहीं आया है फिर कभी और बना लेंगे वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।